जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के लिए करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहेगा। CDS में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। जब तक आप अच्छे से करंट अफेयर्स को कवर नहीं करते तब तक GS में अच्छा स्कोर कर पाना CDS में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि करंट अफेयर्स आपको वही पूछे जाएंगे जिनकी या तो नेशनल इंपॉर्टेंस है या फिर इंटरनेशनल रेलिवेंस है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स को फिल्टर कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, ये भी आपको दो तरह से पूछे जा सकते हैं। डायनेमिक करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली आएंगे, कोई इवेंट हुआ है, कोई स्पीसीज मिली है, कहाँ पर मिली है, ये हो गई आपकी डायनेमिक करंट अफेयर्स, यानी कि जो सीधा सीधा पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ न्यूज़ में रही है, जैसे अभी अभी आपका पाइका रिबिलियन जो है न्यूज़ में रहा है। अभी आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि पाइका रिबिलियन न्यूज़ में किस वजह से रहा है, आपको पूछा जाएगा कि पाइका रिबिलियन कब हुआ था, कौन से उसमें लीडर्स थे, क्या इंपॉर्टेंस थी। तो ये आपके एनालिटिकल करंट अफेयर्स होते हैं। कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी होती है ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम कवर कर सके। अभी बात आती है कि हमें कौन से मंथ के करंट अफेयर्स करने हैं, तो हमें करने हैं फेब से लेकर 10 अक्टूबर तक। एग्ज़ाम आपका है 14 नवंबर को, जिनमें से अप्रैल से लेकर सितंबर के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम कवर करेंगे फेब से लेकर 10 अक्टूबर तक फॉर सेफ साइड, जिसमें से अप्रैल से सितंबर तक के करंट अफेयर्स आपके टिप्स के ऊपर होने चाहिए। करंट अफेयर्स को स्मार्टली फिल्टर करना आपको आना चाहिए। मैं ऑलरेडी 3 साल से CDS के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूँ कि एक मंथ में सिर्फ और सिर्फ 120 करंट अफेयर्स के अप्रॉक्स हो सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 40 के अप्रॉक्स रहते हैं जिन्हें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर आप एक मंथ में 200 करंट अफेयर्स करते हैं, 300 करते हैं, 400 करते हैं, तो आपको अपने पढ़ने का तरीका जो है वे जो है उसको बदलना चाहिए। अगर आप इतना टाइम आप करंट अफेयर्स को ही देंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब करेंगे। इतने करंट अफेयर्स को रिटेन कर पाना, इतने डाटा को रिटेन कर पाना वैसे ही मुश्किल होता है। इसी वजह से करंट अफेयर्स को फिल्टर करना सीखिए, स्मार्टली पढ़िए। बाकी जिस तरह से 3 साल से हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उसी तरह से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे पार्ट 1, जिसमें आपके हर तरह के करंट अफेयर्स कवर होंगे, डायनेमिक भी, एनालिटिकल भी, इवन MCQs भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं मधु क्रांति पोर्टल को। देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको क्या देखने को मिल रही हैं। पिक्चर में आपको बीज देखने को मिल रही हैं, मधुमक्खियाँ देखने को मिल रही हैं, यानी कि मधु क्रांति पोर्टल का संबंध आपका किसके साथ होगा, शहद के साथ होगा, मधुमक्खियों के साथ होगा। अभी देखिए मधु क्रांति पोर्टल किस वजह से शुरू किया गया। हमारे भारत में हनी की प्रोडक्शन जो है, शहद की प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसी वजह से मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की गई है, ताकि एक ही पोर्टल के ऊपर जितना भी हमारा डाटा है हमारी शहद से रिलेटेड, हनी से रिलेटेड, वो एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके, ताकि भारत को पता रहे, हमारी सरकार को पता रहे किस राज्य में कितनी प्रोडक्शन हुई, कहाँ से कितना शहद जो है भारत के बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि हमारा भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें से एक आपका मिशन था नेशनल बी कीपिंग मिशन। नेशनल बी कीपिंग मिशन, जिसके तहत भी मेन फोकस यही था कि किस तरह से हम बीज को कंजर्व कर सके, किस तरह से इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसी वजह से मधु क्रांति पोर्टल को नेशनल बी कीपिंग मिशन के तहत ही शुरू किया गया है। अभी देखिए अगर एक ही जगह पर हमारा डाटा आ जाएगा ना,
तो उससे सरकार को मदद मिलेगी। उसका ध्यान रहेगा कि किस राज्य में कितनी प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इससे भारत को फायदा होता है तो इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा। फार्मर्स की इनकम जो है डबल हो जाए, इस पर्सपेक्टिव से भारत ने मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की है। अगर आपको पूछा जाए स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में, स्वीट रेवोल्यूशन इस टर्म का जिक्र भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2016 में किया था। स्वीट रेवोल्यूशन जो आपकी रिलेटेड है वो भी शहद से रिलेटेड है, वो भी हनी से रिलेटेड है। भारत का फोकस है खासकर झारखंड के ऊपर। झारखंड जो है ना, वहां पर इस तरह का टेम्परेचर पाया जाता है कि वहां पर आपको काफी ज्यादा मधुमक्खियां देखने को मिल सकती हैं। वहां पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट भी है। इसी वजह से झारखंड के ऊपर करंटली काफी ज्यादा फोकस है भारत का कि वहां पर हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो आपको क्लियर हो गया कि मधु क्रांति पोर्टल क्या है, आपको पता चल गया स्वीट रेवोल्यूशन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारी बात आती है OPCW की। देखिए OPCW का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ये है कि उसके जो सिग्नेटरीज होंगे वो ना तो केमिकल वेपन्स का यूज कर सकते हैं, ना ही उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। अभी आपका OPCW जो है न्यूज में किस वजह से रहा, देखिए भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जिनका नाम क्या है, GC मुर्मू जी नाम है, उन्हें क्या किया गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर बना दिया गया है। इस वजह से आपकी OPCW ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय रही। अभी आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे हेग में। हेग आपका कहां पर है, नीदरलैंड्स में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि OPCW के ऊपर आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देकर पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इसके हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके अलावा आपको पता चल गया कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फिलहाल कौन है। इसके अलावा जो आपका OPCW है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज 2013 में, क्योंकि इसका कार्य जो है काफी सराहनीय था। क्योंकि जितनी भी इसकी सिग्नेटरीज है ना, उन्हें स्पेशली कहा गया है कि आप केमिकल वेपन्स का यूज जो है नहीं कर सकते। अभी यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशंस की ना हमारी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने OPCW को साइन नहीं किया हुआ, उसे ज्वाइन नहीं कर रखा। उनका नाम क्या है, इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि कौन सी हमारी UN की कंट्रीज हैं जो कि OPCW की मेंबर नहीं है। 4 कंट्रीज है फिलहाल, इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि हमारी OPCW की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, देन इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1997 में। अभी हम बात करते हैं RT-PCR की। कई बार क्या होता है कि हम मुश्किल करंट अफेयर्स कवर करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने पूरा साल सुनी हैं उनकी ना तो हमें फुल फॉर्म पता होती है, ना ही उनके बारे में अच्छे से पता होता है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होती है। RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। फुल फॉर्म तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, RT-PCR टेस्ट में जब आपका स्वैब कलेक्शन की जाती है, जब आपका सैंपल लिया जाता है, तो उसमें क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या उसमें RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जब आपका सैंपल लिया जाता है ना, तो उसमें से RNA निकाला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड निकाला जाता है, उसके बाद RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि जब आपका RT-PCR टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है तो उस वक्त पेशेंट का जो स्वैब लेते हैं उसमें से RNA निकालते हैं या फिर DNA निकालते हैं, तो उसमें से निकाला जाता है RNA।
अभी जो आपका आरएनए है इसे कन्वर्ट किया जाता है डीएनए में, देन उस डीएनए को क्या किया जाता है, एम्प्लीफाई किया जाता है। देखिए एम्प्लीफिकेशन इसी वजह से की जाती है ताकि पता चल सके कि हमारी बॉडी में कितना वायरस है। इसी एम्प्लीफिकेशन की वजह से आपकी निकल के आती है सीटी वैल्यू, जिसे हम कहते हैं साइकिल थ्रेशहोल्ड, यानी कि कौन से साइकिल में पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर हमारा वायरस प्रेजेंट है। अगर हमारी सीटी वैल्यू 35 से ज़्यादा होती है देन उन्हें कोविड नेगेटिव कहा जाता है। अगर सीटी वैल्यू 35 से कम होती है देन उन्हें कोविड पॉजिटिव कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, साइकिल थ्रेशहोल्ड होती है। जब आरटी-पीसीआर टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाता है देन उसमें आपका आरएनए निकाला जाता है, जिसे बाद में डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और उसी की एम्प्लीफिकेशन की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कृष्णादेवराया की। देखिए कृष्णादेवराया जो है ना आपके, ये विजयनगर एम्पायर के बहुत फेमस किंग थे। अभी आप सोचेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में किस वजह से कवर किया जा रहा है। देखिए अभी अभी क्या हुआ है, हमें ना एक इंस्क्रिप्शन मिली है। उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर कृष्णादेवराया की डेथ कब हुई थी वो लिखा गया है। जनरली क्या होता है कि हमें ऐसी इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती जिसमें डेथ की डेट लिखी गई हो किसी रूलर की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ हुई है जिसमें हमें कृष्णादेवराया जो कि विजयनगर एम्पायर के बहुत फेमस किंग थे, उनकी एक ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है जो कन्नड़ लैंग्वेज में है, जिसके ऊपर उनकी डेथ की डेट लिखी हुई है। और उनकी डेथ की डेट क्या लिखी हुई है उसके ऊपर, 17 अक्टूबर 1529। और उस दिन क्या था, हमारा लूनर एक्लिप्स था, यानी कि चंद्र ग्रहण था। तो ये इंस्क्रिप्शन के ऊपर डिटेल्स मिली है। ये इंस्क्रिप्शन हमें मिली कहाँ पर है, ये इंस्क्रिप्शन हमें मिली है कर्नाटका में। कर्नाटका में हमारी एक जगह है होनेनहाली, वहाँ पर होनेनहाली एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पर गोपाल कृष्ण टेम्पल भी है। उसी के पास में ये इंस्क्रिप्शन मिली है जो कन्नड़ लैंग्वेज में है, जिसके ऊपर कृष्णादेवराया की डेथ की डेट लिखी हुई है। अभी आपका कृष्णादेवराया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो आपका एग्जाम आएगा उसके लिए विजयनगर एम्पायर को अच्छे से पढ़ लेना। एक एक चीज जो विजयनगर एम्पायर में मेंशन थी, हुई थी, उसको पढ़ लेना। कृष्णादेवराया के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपका जो विजयनगर एम्पायर था उसके ऊपर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। एक थी आपकी संगम डायनेस्टी, एक थी आपकी सलुवा डायनेस्टी, एक थी आपकी तुलुवा डायनेस्टी और एक थी आपकी अराविडू डायनेस्टी। और जो हमारे कृष्णादेवराया थे ना, इनका संबंध था तुलुवा डायनेस्टी के साथ, पूछा जा सकता है। विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी हरिहरन बुक्का ने, उनका संबंध था किसके साथ, संगम डायनेस्टी के साथ। इसी दौरान विजयनगर एम्पायर के टाइम पर हमारे पोर्टुगीज ट्रेवलर आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम था डोमिंगो पाइस। तो देखिए विजयनगर एम्पायर हो गया, कृष्णादेवराया हो गया, इस बार बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे विजयनगर एम्पायर बाय गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, तो 35 मिनट्स की आपको वीडियो देखने को मिलेगी। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो विजयनगर एम्पायर आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इस वजह से इस बार जो आपका एग्जाम होगा ना, उसमें कृष्णादेवराया के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए अगर सीडीएस के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी डाउट पर्सनल लेवल के ऊपर, या फिर कोई बुक से रिलेटेड डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, प्रेपरेशन के रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको एक इनबॉक्स मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन एक दिन में एक बार मैसेजेस को गो थ्रू ज़रूर करता हूँ। अगर आपकी कोई भी जेन्युइन क्वेरी हो, आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी जेन्युइन डाउट हो, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर इनबॉक्स मिलेगा, अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। जैसे ही उस मैसेज को देखूंगा तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा
अगर आपको सीडीएस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी हो, एक एक टॉपिक अच्छे से समझना हो, चाहे वो ज्योग्राफी का है चाहे वो हिस्ट्री का है, तो आप सभी लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में लेक्चर्स मिलेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होंगी। ये बैच उसी बच्चे के लिए है जिसे रटना पसंद नहीं है, जिसे समझना पसंद है। अगर आप समझकर चीज़ें करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी नोट्स मिलेंगे, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं देन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन टेस्ट सीरीज मिलेगी। एंड खास बात यह है कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मैं खुद पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनके कंसेप्ट मैं खुद क्लियर करूँगा। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड की। देखिए पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं। इवन 2021 में, चाहे आप अप्रैल का महीना ले लीजिए चाहे आप मई का महीना ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्नो लेपर्ड है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अंशिया। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। भारत में ना आपका हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। ये बहुत ज़्यादा फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। हेमिस नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है ना, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। कई बार तो इसे स्नो लेपर्ड की कैपिटल भी कहा जाता है, हेमिस नेशनल पार्क को। इसके अलावा जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा भारत का एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है जो हिमालय से नॉर्थ की तरफ है। अगर कभी भी पूछा जाए कि भारत का कौन सा नेशनल पार्क हिमालय के नॉर्थ में है, देन आंसर रहेगा हमारा हेमिस नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू किया था? देन भारत ने स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट शुरू किया था 2009 में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई। स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब हुई? 2009 में हुई। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में भी आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं डिस्क फुटेड बैट की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैट आपके क्या हैं? मैमल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क फुटेड इस वजह से क्योंकि इनके जो पैर हैं ना ये राउंड होते हैं और यहाँ पर इनके पैर जो है कुछ ऑरेंज कलर के देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टिकी रहते हैं। अब ये क्वेश्चन इस वजह से बन सकता है क्योंकि भारत में पहली बार डिस्क फुटेड बैट की स्पीसीज देखने को मिली है। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर देखने को मिली है, तो ये देखने को मिली है नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एंड नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी है मेघालय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सीधा बनेगा। जब भी कोई नई स्पीसीज भारत में डिस्कवर की जाती है ना तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा डिस्क फुटेड बैट आपको अक्सर देखने को मिलेंगे चाइना में, वियतनाम में, म्यांमार में एंड इवन थाईलैंड में। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं दाला डैम की। देखिए दाला डैम जो है ना आपका रिसेंटली तालिबानियों ने कैप्चर कर लिया था, इस वजह से न्यूज़ में रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि आपका दाला डैम कहाँ पर है? दाला डैम है आपका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपका प्रोविंस है कंधार। वहाँ पे आपकी एक रिवर है जिसका नाम है अर्घनदाब रिवर। उसके किनारे पर आपको देखने को मिलेगा दाहला डैम। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि दाहला डैम आपका कहाँ पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान का एक और फेमस डैम है जिसे बिल्ड करने में भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, जिसका नाम है आपका शहतूत डैम।
अगर पूछा जाए कि धाला डैम कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। शहतूत डैम कहाँ पर है, वो भी अफगानिस्तान में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा पूछा जाएगा धाला डैम के बारे में। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए रहेगी ना, तो आप टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं पीडीएफ वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।